अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स। प्रोबेबिलिटी जो है वो एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कोर्स है। अपेरेंटली जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि यार इसके अंदर क्या ये, क्योंकि स्टार्ट में ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एग्जांपल्स होती हैं, जिसमें आप डाइस थ्रो कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। और फिर जेन में क्वेश्चन आता है कि यार मैं इंजीनियर बनने आया हूँ, ये क्या काम हो रहा है मेरे साथ। सो एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो, ये पहला कोर्स है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है। आगे जाके जब आप एडवांस कोर्सेज पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और स्पेशली जब मास्टर्स की डिग्री या पीएचडी करते हैं, या आप स्पेशलाइज्ड एरिया में इंडस्ट्री में जाते हैं, आपको फिर पता लगता है कि यार ये प्रोबेबिलिटी जो है ये तो एक बहुत स्पेशल किस्म का कोर्स था, ये तो मुझे अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए था। प्रोबेबिलिटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कोर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर इंजीनियर्स। ये ऐसे नहीं है कि बस एक प्रोबेबिलिटी का कोर्स डाल दिया है और बस ये जी हमें पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि हमने डिग्री लेनी है। ये एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप वायरलेस कम्युनिकेशन की किताब उठाएं। ठीक है, कोई इंटरनेट से उठा लो कोई किताब, वायरलेस कम्युनिकेशन जिसमें हो। ठीक है। और उसको जस्ट गो थ्रू करो, स्किम करो उसको। ठीक है, यू विल कम टू नो कि भाई इसमें तो मोर देन 50% ऑफ द बुक जो है उसके अंदर तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। और फिर याद आता है कि यार मैं काश मैं प्रोबेबिलिटी अच्छे तरीके से पढ़ लेता। प्रोबेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट कोर्स है, ये एक ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। दिस इज अ वेरी स्पेशल कोर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर इंजीनियर्स। ठीक है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर दोज इंजीनियर्स जिन्होंने आगे जाके टेलीकॉम इंडस्ट्री और इस तरह की चीज़ों में जो है रिलेटेड फील्ड्स में जाना है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे हर इंजीनियर के लिए, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर गोइंग टू वर्क इन एरियाज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आपको पता है कि आपका जो जब तक आपने पास आउट होना है, क्योंकि एक इमर्जिंग जो है वो 5G की बात तो हर जगह हो रही है। सो जो 5G है और फिर आगे 6G, ठीक है, वो सारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है उससे रिलेटेड है। और उसमें फिर आपको आइडिया होगा कि प्रोबेबिलिटी की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई। यानी आजकल के 2023 की बात अगर करें तो प्रोबेबिलिटी की जो इंपॉर्टेंस है वो इवन मोर है, फॉर एग्जांपल आज से 5-10 साल पहले। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी को सबसे पहली बात यह है कि ये दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। डू नॉट टेक दिस कोर्स फॉर ग्रांटेड। ठीक है। अपेरेंटली यस, इट अपीयर्स टू यू दैट कि ये कोर्स जो है इसमें ऐसी चीज़ें हैं स्टार्ट में स्पेशली कि भाई मैं, ये ज़हन में ख्याल आएगा कि भाई मैं इंजीनियर बनने आया था, मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, कभी मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ, तो ये क्या मसला है भाई। ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपको समझाने के लिए स्टार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए वो चीज़ें जो हैं बात उसकी करनी पड़ती, ये रीज़न है इसका। ठीक है। अच्छा जी, कुछ बेसिक CLOs भी हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। ठीक है। एंड वो आप देख सकते हैं कि इसमें आप स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। और देन यू अप्लाई कॉन्सेप्ट्स लाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स, उनका PMF CDF क्या होता है उसका। फिर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे जाते हैं। अब देखो अगेन, जब आप इसके CLO पढ़ रहे हो ना, आपको इसकी एप्लीकेशन का नहीं पता लग रहा। ठीक है। एप्लीकेशन इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एप्लीकेशन है जी तमाम CLOs की। ठीक है। अगेन इट्स द नेचर ऑफ द कोर्स। ठीक है। जिससे आपको ये लगता है कि भाई ये मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं होता कि चीज़ें क्या है। लेकिन हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि हम जो एग्जांपल्स करें उसमें जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है वो ज़्यादा इन्हेंस्ड हो, और स्पेशली जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ज़्यादा नजर आए एग्जांपल्स में। ठीक है। इवन दो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो कोर्स ये पढ़ाया जाता है उसमें ऐसे नहीं अपीयर होता। ठीक है, ये CLO PLO मैपिंग है। ठीक है। दिस इज कोर्स इवेल्युएशन क्राइटेरिया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मजीद डिटेल में नहीं जा रहे। और इसकी जो टेक्स्ट बुक है वो देखें, अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन फॉर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो आप पढ़ते ही हैं, और प्रोबेबिलिटी का ये इन जनरल ही कोर्स है। ठीक है, ये सेम प्रोबेबिलिटी का कोर्स जो है वो बाकी जो है स्कूल्स में भी पढ़ाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। और लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखेंगे। और ये आपकी टेक्स्ट बुक।
ठीक है, तो आपको इससे एग्जांपल्स भी जो है वो थोड़ी सी आइडिया होगा कि उसमें इंजीनियरिंग एस्पेक्ट जो है उसको इन्हेंस किया गया। ठीक है, वेरी फेमस बुक, प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल्स एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस बाय पेपुलस एंड पिलाई। ठीक है, ये मैंने भी पढ़ी हुई है अपने दौर में। ठीक है, और ये हमने बाद में जो इंट्रोड्यूस करा। कोर्स वैल्यूएशन क्राइटेरिया आपको बताया था। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच बाय यूजिंग लेक्चर स्लाइड्स, रादर आई विल ओपन द बुक। प्रॉब्लम ये होती है कि आप जब पढ़ते हैं स्लाइड से, तो अगर नेचर ऑफ कोर्स इस तरह की है कि उसमें आपको बुक जो है रेफर करना ज़रूरी है, तो आप बस स्लाइड्स पे जो है वो इक्तफा करके आप समझते हैं कि भी काम हो गया है। सो हम ऐसा करेंगे कि हम ये कोर्स पढ़ेंगे ही बुक से। ठीक है, सो दैट कि जब आप खुद खुद से पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको बुक जो है वही आपको नज़र आए और आप उसी में से पढ़ें। और उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मैं हाईलाइट मैंने की होंगी लेक्चर्स के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। ये तो प्री रेक्विजिट्स थे उसके, जो जिनके बारे में हमने कल भी बात की। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, एंड दैट इज चैप्टर नंबर 1, एक्सपेरिमेंट्स, मॉडल्स एंड प्रोबेबिलिटीज। तो व्हाट इज अ सेट थ्योरी? बेसिक सेट थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे याद है मैंने 8th क्लास में सेट थ्योरी जो है ना, बिल्कुल जो पहली थी, व्हाट इज अ सेट, व्हाट इज अ एलिमेंट, ये पढ़ी थी। तो ये वही सेट थ्योरी है जी। अब आप कहेंगे आपको क्यों पढ़ाई जा रही है? और यार आपका प्री रिक्विजिट है ताकि आपकी तैयारी हो जाए। ठीक है, आपको चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल बेसिक से समझ आनी स्टार्ट हो। ठीक है, सो सेट थ्योरी से हम पढ़ना जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ज़ाहिर है स्टार्ट में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बेसिक हैं, तो हम उनको जल्दी जल्दी लेके चलेंगे। सेट थ्योरी क्या है जी? द मैथमेटिकल बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी ऑफ सेट्स। अब देखो, जब सेट थ्योरी पढ़ी होगी ना आपने पहले, तब नहीं आइडिया हुआ होगा कि भाई ये सेट थ्योरी में क्यों पढ़ रहा हूँ। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चीज़ें वहाँ पे यूज़ होनी होती हैं। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ो तो ये ना सोचो कि भाई ये बस ऐसे ही है, उसकी आगे एप्लीकेशन मौजूद होती है। तो most people who study probability have already encountered set theory and are familiar with terms such as set, element, union, intersection and complement. Set क्या होता है? Set कहते हैं जी a collection of things. Set क्या चीज़ है? Collection of things, यानी कोई things हैं जो कुछ भी हो सकता है, अभी देखते हैं। ठीक है, उसकी collection जो है, ठीक है, उसके मजमूए को क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अच्छा, अब सेट के अंदर जो है वो क्या चीज हो सकती है? सेट के अंदर होते हैं एलिमेंट, की कलेक्शन ऑफ थिंग्स है ना। अब वो थिंग्स जो हैं, वो हर एक थिंग जो है दैट इज अ एलिमेंट। हर एक थिंग जो है दैट इज अ एलिमेंट। और वो मिलके सारी थिंग्स जो हैं, यानी मिलके सारे एलिमेंट्स, वो क्या बना देते हैं? सेट बना देते हैं। सेट को आप डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से थ्रू आउट दिस बुक। दिस इज द कन्वेंशन दैट वी आर गोइंग टू यूज। ये जो आपको सिंबल है, आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आप कहीं पे अगर आपने लिखा एक्स बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है एक्स जो है ना वो एलिमेंट ऑफ ए है। तो अगर आपने कोई भी सेट बनाया, ठीक है, अगर आपने कोई भी सेट बनाया, यहाँ पे स्टिकी नोट्स में ही लिख रहा हूँ मैं, ए इज अ सेट। ठीक है, हैविंग एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये सेट है। ठीक है, विच इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे वो थिंग्स के हैं, नंबर्स हैं। ठीक है, और उसमें ये टू क्या है? टू इज एन एलिमेंट ऑफ ए, वन इज एन एलिमेंट ऑफ ए, थ्री इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, सो ये एलिमेंट्स हैं सेट के। अच्छा, वन वे टू सिंपली नेम द एलिमेंट्स इज, फॉर एग्जांपल ए इज रटगर्स यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी, द प्लैनेट बर्कली। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज वन वे ऑफ नेमिंग द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें रटगर्स यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी एंड प्लैनेट बर्कली। नोट दैट in stating the definition we write the name of the set on one side of equal to and definition in curly brackets on the other side। तो curly bracket जो है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद है। It follows that the planet closest to the sun belongs to A is a true statement. It is also true that Bill Clinton does not belong to A, obviously. ठीक है, another way of writing the set is to give a rule for testing something to determine whether it is a member of the test set. For example, B is all Rutgers juniors who weigh more than 170 pounds. So B एक सेट है, इसमें all Rutgers यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं वो मौजूद नहीं है। ये सिर्फ वो हैं जूनियर्स जिनका वेट 170 पाउंड से ज्यादा है। इसका मतलब कई लोग उसमें से निकल जाएंगे, तो ये उतना बड़ा सेट नहीं होगा। इन इंजीनियरिंग वी फ्रीक्वेंटली यूज मैथमेटिकल रूल्स फॉर जनरेटिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सी। अब ये कन्वेंशन ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब, सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो सी एक सेट है विच इज एक्स स्क्वेयर, और इस लाइन का क्या मतलब है, सच दैट सी इज एक्स स्क्वेयर सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसका मतलब सी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। सी है जी एक्स स्क्वेयर, और एक्स क्या क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। सो सी में ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं है, सी में एलिमेंट्स हैं इन सब का स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर क्या है, वन, ये देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है। टू का स्क्वायर क्या है, फोर। थ्री का स्क्वायर क्या है, नाइन। फोर का क्या है, 16। 15 का क्या है, 25। सो ये है जी बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेट बनाता हूँ, ए इज ऑल स्टूडेंट्स स्टडिंग द समर सेमेस्टर इन सेक्शन ए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसमें तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके नाम आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने हर स्टूडेंट का अलग-अलग नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट में लिख दिया कि ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। सिमिलरली ये अनदर तरीका है जिससे आप लिख सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। आगे देखते हैं। Some sets have infinite number of elements. For example, d is equal to x square such that x is equal to 1 2 3। और फिर आप देखो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपने the dots tell us to continue the sequence to the left of the dots. Since there is no number to the right of the dots, we continue the sequence indefinitely, forming an infinite set containing all perfect pairs except 0। ठीक है, जीरो नहीं आपने यहाँ पे लिखा हुआ, और ये क्या है, इनफिनिट सेट है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ डी इम्प्लाइज दैट 144 आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। 144 जो है यहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो ये क्या चीज़ें आपकी, ये तमाम आपका आपके जो एलिमेंट्स हैं जो कि स्क्वायर हैं इनके, यानी फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो यू विल कम अक्रॉस 144, एंड सिमिलरली यू विल नॉट कम अक्रॉस 10 बिकॉज 10 किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपने ये एलिमेंट्स नहीं है, इनका स्क्वेयर एलिमेंट्स है, ठीक है। तो 10 इज नॉट अ स्क्वेयर ऑफ एनी नंबर। 144 इज स्क्वेयर ऑफ 12, तो यहाँ यहाँ ज़ाहिर है 12 आना नंबर, ठीक है। 10 का स्क्वेयर क्या है, 10 टाइम्स 10 इज 100। 100 इसका एलिमेंट है, 10 इसका एलिमेंट नहीं है। आगे चलते हैं जी। ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है, दिस इज मीन्स कि ये सबसेट है। सी इज अ सबसेट ऑफ आई, डी इज अ सबसेट ऑफ आई, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ सेट इक्वालिटी। अब इक्वालिटी देखते हैं जी क्या होती है। सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। सेट ए सेट बी का इक्वल कब होगा, अगर बी सबसेट ऑफ ए हो और ए सबसेट ऑफ बी हो। सबसेट क्या होता है, सबसेट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, स्टिकी नोट दोबारा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, 1 2 3। तो देखो 1 2 3 जो है ये तमाम एलिमेंट्स बी के ए में मौजूद हैं, तो इसका मतलब बी क्या है, ए का सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इसका मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इट मीन्स कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। सो हाउ ए विल कम बिकम इक्वल टू बी, अगर ए में भी वही एलिमेंट है, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसी तरह बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी। सो इफ b is a subset of a and a is a subset of b, it means a is equal to b। आगे चलते हैं जी। दिस डेफिनेशन ऑल्सो इम्प्लाई दैट सेट इज अनइफेक्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द डेफिनेशन। आपने यहाँ पे 1 2 3 लिखा या 3 2 1 लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी आगे मूव करते हैं। The members of the universal set include all of the elements of all the sets in the study. We will use the letter S to denote the universal set, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या चीज होती है, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो भी आप जिस बारे में बात कर रहे हो, लिखा हुआ क्या है यूनिवर्सल सेट। ये नहीं है कि भाई दुनिया के तमाम एलिमेंट। यूनिवर्सल सेट का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ ऑल द सेट्स इन द स्टडी, मतलब जिसकी बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल सेट हो सकता है अगर हम क्लास में तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट होगा जी ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। और फिर हम उसमें सेट ए बनाते हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैविंग सी जीपीए
बिटवीन 3 एंड 3.5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो एक सेट होगा। और यूनिवर्सल सेट उसमें क्या होगा, ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। वी विल यूज द लेटर एस टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट, ये कन्वेंशन यूज करेंगे इस टेक्स्ट बुक में और थ्रू आउट दिस कोर्स, वी विल यूज द लेटर एस टू डिनोट द यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, बाय डेफिनेशन एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। भाई आपके पास यूनिवर्सल सेट में जो अंडर स्टडी या अंडर कंसिडरेशन सेट है उसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो कोई भी सेट लोगे उसके अंदर तो वो क्या होगा, उसका सबसेट ही होगा, ठीक है। सो X is a subset of S because S is the universal set that is having all the elements that are under consideration, ठीक है। So obviously if you will consider any other set that would be the subset of that universal set. आगे आते हैं जी, the null set which is also important may seem like it is not a set at all, ठीक है। By definition it has no elements, null set के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। The notation for the null set is phi. By definition phi is a subset of every set. For any set A, phi यानी कि null set is a subset of A. तो null set क्या है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके लिए। सो क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो दैट वुड बी अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है, दैट इज अंडर कंसिडरेशन। आगे आते हैं जी, वेन डायग्राम्स, इट इज कस्टमरी टू रेफर टू वेन डायग्राम टू डिस्प्ले रिलेशनशिप अमंग सेट्स। अगर सेट्स का आपस में रिलेशनशिप देखना है तो हमने क्या देखना है, फिर वेन डायग्राम देखनी है, ठीक ठीक है। सो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, by convention the region enclosed by the large rectangle is universal set S. Closed surfaces within the rectangle denote sets. A Venn diagram depicting relationship A is a subset of B. ध्यान से सुनिए, अगर if you want to understand this concept of Venn diagram, please look at this carefully. ये जो बॉक्स नजर आ रहा है ना, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, दैट इज अ यूनिवर्सल सेट। यानी कि इस बॉक्स के अंदर जितनी चीजें हैं वो एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के। तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है दैट इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको ये वाला बॉक्स जो नजर आ रहा है जो लाइटली शेडेड है, दैट इज अ सेट ए, दैट इज अ सेट ए। और ये जो आपको ओवल शेप में नजर आ रहा है दैट इज अ सेट बी। तो दिस इज अ सेट ए, दिस इज अ सेट बी, एंड दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी बिकॉज पूरे का पूरा ए जो है वो एनक्लोज हो जाता है यूनिवर्सल सेट में, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इधर आप देखें बी जो है वो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो तमाम चीजें मौजूद है ना, तो उसके अंदर ही सेट होंगे सारे। इसी तरह बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दिस इज एस, ये बड़े वाला सेट एस है। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं इस डायग्राम में फॉर दिस पर्टिकुलर केस ए जो है वो सारे का सारा बी के अंदर भी आ रहा है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इन दिस केस। आगे चलते हैं, मजीद कुछ कॉन्सेप्ट्स देखते हैं सेट अलजबरा के, जो कि आपने वेन डायग्राम से आप उसको देख रहे हैं और फिर आप उसे मैथमेटिकली भी देख रहे हैं यहाँ पे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ए एंड बी द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यूनियन ऑफ सेट क्या है जी, जिसमें तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो हम इसे जब मैथमेटिकली लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी जो कंबाइंड सेट है, ए यूनियन बी जो कंबाइंड सेट है उसका एलिमेंट एक्स होगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर इफ एंड ओनली इफ एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए के साथ या एक्स बिलोंग करता है बी के साथ, ठीक है। ये इंग्लिश वाला और है। So X belongs to the union of two sets if X belongs to A, yes, X belongs to B. The set operation union corresponds to the logical OR operation. तो हम जब logical OR देखते हैं ना, ठीक है, ये logical OR operation जो है उससे मिलता है, बिकॉज इसके अंदर OR operation जो है, तो जो आपका एलिमेंट है या तो वो A में है या वो एलिमेंट आपका B में है। देखो वेन डायग्राम में क्या लिखा हुआ है, क्या डिपिक्ट किया जा रहा है, ए यूनियन बी ये है, ये देखो ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ये दोनों में मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने ए यूनियन बी में क्या करना है, वो सारे का सारा चीज ले, सारे का सारा पार्ट जो है उसको कंसिडर करना है जो कि ए और बी में मौजूद है। यानी ए सारे का सारा उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, बी सारे का सारा उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो अगर आपने उसके अंदर से एक एलिमेंट पिक किया है फॉर एग्जाम्पल एक्स, ठीक है, तो या वो ए के अंदर होना था या वो बी के अंदर होना था, या वो ए के अंदर होना था या वो बी के अंदर होना था। आगे चलते हैं,
नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन क्या है जी? इंटरसेक्शन का क्या मतलब कि भाई इसमें हम कोई चीज ना कॉमन देख रहे हैं, ठीक है, आप देखते हैं। और फिर मैं यूनियन वाली बात भी दोबारा करता हूँ। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कंटेन्ड बोथ इन ए एंड बी। सो एक्स अगर आप लेंगे इस ए इंटरसेक्शन बी कंबाइंड सेट के अंदर से, ठीक है, तो वो ए में भी होगा और वो बी में भी होगा। मैं उर्दू वाला और बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी आपने लिया है जो कि कॉमनैलिटी को देख रहा है बिटवीन द टू सेट्स, तो उसके अंदर से अगर आपने कोई एलिमेंट पिक किया है तो वो क्या होगा, या वो ए और या वो बी में नहीं, वो दोनों के अंदर मौजूद होगा, वो दोनों के अंदर मौजूद होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सो एक्स जो है वो एलिमेंट ऑफ ए भी है, एक्स एलिमेंट ऑफ बी भी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कंटेन्ड बोथ इन ए एंड बी, ठीक है। इसमें आप क्या देख रहे थे, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, यानी यूनियन में क्या था, जब वो ए के पास था, यानी अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे पिक किया, या वो ए में है या वो बी में, या इस फॉर एग्जांपल ये आप कर्सर को देखें, ठीक है। सो लेट्स एनोटेट, चलिए पोर्ट्रेट देखते हैं, ठीक है। आपने एलिमेंट यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिया, ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, ए को। यहाँ पे लिया तो किसको बिलोंग कर रहा है, बी को, ठीक है। कॉमन चीज आ रही है, लेकिन आपने वो क्या किया, वो सारे का सारा आपने पार्ट को एज अ सिंगुलैरिटी में आपने ले लिया और वो ए यूनियन बी कहला रहा है। सो आपका जो एलिमेंट है वो या ए में है या बी में है, ठीक है। और ये क्या कहला रहा है, ये आपका यूनियन ऑपरेशन करा रहा है विच इज लॉजिकल। और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या है, उन दोनों का जो कॉमन एरिया वो शेडेड किया गया है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे आप कोई एलिमेंट लोगे तो वो ए में भी था बेसिकली, और वो किस में था, बी में भी मौजूद था, ठीक है। अच्छा, ये लॉजिकल एंड ऑपरेशन को शो करता है, लॉजिकल एंड ऑपरेशन को शो करता है। आगे चलते हैं जी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या चीज है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है जी, इसे डिनोट करते हैं ए और ऊपर आप छोटा सा सी लगाते हैं, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एस दैट आर नॉट इन ए। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज अ नल सेट। फॉर्मली इसे कैसे लिखते हैं, नल सेट का क्या मतलब, पहले वेन डायग्राम से देख लो। तो ये पूरा क्या है जी, यूनिवर्सल सेट। और ये कौन सा सेट है, ये जो ए देख, ये जो व्हाइट में देख रहे हो, ये सेट ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है तमाम वो सेट, ठीक है, जो ए में मौजूद नहीं है, वो उसका कॉम्प्लीमेंट है। यानी एवरीथिंग अदर देन ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, एवरीथिंग अदर देन ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये ए है, तो बाकी जितना रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो तमाम वो शेड किया गया एरिया जो ए नहीं है, ठीक है। इसको आप किस तरह डिनोट करते हैं, ए और ऊपर सी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन universal set S that are not in A. The complement of S is the null set phi. तो अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो ना यूनिवर्सल सेट का, तो वो क्या होगा, वो नल सेट होगा, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। ये ऑल एलिमेंट्स अदर देन द यूनिवर्सल सेट तो खाली है वो, तो फिर ठीक है, तो वो क्या होगा, वो फाई होगा। तो हम क्या लिखते हैं जी, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इफ एंड ओनली इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो वो क्या होगा, अगर एक्स ए में का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, ठीक है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज difference operation. The fourth set operation is called the difference. It is a combination of intersection and complement. The difference between A and B is a set A minus B that contains all the elements of A that are not elements of B. A minus B क्या है, all elements of A जो कि element of B नहीं है, वो A minus B है, ठीक है। contains all elements of A that are not elements of B. फॉर्मली किस तरह लिखते हैं इसे, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो x बिलोंग करेगा इस a माइनस बी, यानी ये डार्क शेडेड एरिया जो है इसमें बिलोंग करेगा। इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू a, x a को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन x b को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे जहाँ पे माउस का कर्सर, तो ये क्या है जी, एलिमेंट ऑफ ए तो है, क्योंकि जो ए था ना वो यहाँ से यहाँ तक था, ये पूरा बॉक्स,
ठीक है, ये वाला एरिया शामिल था उसमें। तो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो ये एलिमेंट ऑफ ए तो है, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ बी भी है, क्योंकि ये इसमें भी आ रहा है। ठीक है, ये माउस का कर्सर देखें, मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूँ, तो ये ए का एलिमेंट तो है, लेकिन ये बी का भी एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, लेकिन एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ये ए माइनस बी का एरिया नहीं आएगा। हाँ, ये ए माइनस बी है, क्योंकि दिस इज बिलोंगिंग टू ए, बट दिस इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ बी। तो ये डार्क शेडेड एरिया, दिस इज ए माइनस बी, ऑल दोज एलिमेंट्स इन ए that are not the elements of B. This is A minus B. Note that A minus B is equal to A intersection B complement and A complement is S minus A. अच्छा, एक और ये बात लिखी हुई है, वो क्या लिखी हुई है, A complement तो हमें पता लग गया ना, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया A, वो A complement है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से आपने, ये पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से आपने A माइनस कर दिया, तो ये आपके पास क्या चीज आ गई, ये सारा एरिया आ गया। ठीक है, नोट दैट A माइनस बी क्या चीज है, वो है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम बी कॉम्प्लीमेंट देखें तो ये सारा बी है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस ओवल के बजाय सारे का सारा एरिया जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, लेकिन मैंने उसमें से इंटरसेक्शन करनी है ए के साथ, तो ए के साथ जब इंटरसेक्शन की तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये सारे का सारा एरिया सवाए दिस ओवल के, सारा शेडेड कर दो इस एरिया को, और फिर उसमें से ए को इंटरसेक्शन कर दो, तो आपके पास खाली ये वाला पार्ट रह जाएगा जो डार्क यहाँ पे शेड हुआ। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो ए माइनस बी। आगे मूव करते हैं जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अ कलेक्शन ऑफ सेट्स, फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल सेट्स हैं A1 A2 अप टिल AN, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे अगर उनकी जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर हो। अगर उनकी इंटरसेक्शन फाई के बराबर होगी तो वो क्या कहलाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ए और बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या है, नल सेट है। ठीक है, खाली है। ठीक है, तो जितने भी मल्टीपल सेट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 सेट्स हैं, N5 है, 5 सेट्स हैं, उन तमाम की इंटरसेक्शन जो है वो फाइव आती है, तो वो क्या कहलाएंगे, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स। When there are only two sets in a collection, we said that they are disjoint. अगर आप दो ही सेट्स की बात कर रहे हो ना, ठीक है, if there are only two sets that are under consideration, ठीक है, वी से दैट द सेट्स आर डिसजॉइंट, फिर हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, डिसजॉइंट। फॉर्मली ए एंड बी आर डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब देखो ये वाली जो आपको वेन डायग्राम नजर आ रही है, इसमें दो ही सेट्स हैं। ठीक है, और इनकी इंटरसेक्शन आपस में क्या है, नल है। ठीक है, तो क्या कहलाएंगे ये दोनों सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। और ये नीचे सेट्स देखो, ये A1 एक सेट है, ये A2 एक सेट है, ये सेट A3 है। ठीक है, डिफरेंट तरीके से शेड करने की कोशिश की गई है। इन आपस में इंटरसेक्शन देखो तो क्या है, इनका इंटरसेक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 5। तो ये क्या चीज़ है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट कहलाएंगे। अगर दो ही सेट्स को कंसिडर कर रहे हो तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। A collection of sets A1 up till AN is collectively exhaustive. अब एक और टर्मिनोलॉजी है, उसे कहते हैं collectively exhaustive। अगर उन तमाम की यूनियन जो है, उन तमाम की यूनियन जो है वो मिलके आपका यूनिवर्सल सेट बना दें, तो वो क्या कहलाएंगे, collectively exhaustive। अब मुझे बताओ, ये A1 A2 A3 ये जितने भी सेट्स हैं, इनका यूनियन लो तो वो क्या बनेगा, ये वाला सेट भी, ये वाला सेट भी, ये वाला, उन तमाम का यूनियन लेंगे तो वो पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट नहीं मान जाएगा। तो ये कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट्स हैं। ये ऊपर वाले जो दो सेट्स हैं ये डिसजॉइंट सेट्स तो हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, सो वो तीन जो है आपके सेट्स हैं, वो भी आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे, क्योंकि वो तीन सेट्स होंगे, लेकिन वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं कहलाएंगे। ये जो सेट्स हैं ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं, बिकॉज ये सेट ये सेट ये सेट इन तमाम का यूनियन लें तो वो यूनिवर्सल सेट बनता है। इन दोनों का यूनियन लें यूनिवर्सल सेट नहीं बनता। यहाँ पे मैं एक और बना दूं, यहाँ पे एक और बना दूं, यहाँ पे एक छोटा सा और बना, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कहलाएंगे, लेकिन सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे लेकिन कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव नहीं कहलाएंगे, क्योंकि कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव में तमाम का यूनियन लें तो आपको क्या बनना चाहिए, आपका यूनिवर्सल सेट जो है आपका बनना चाहिए, तो वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, मोर ऑन दिस इन द सेकंड सेशन इंशाल्लाह। सो कीप वॉचिंग।
ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट्स हैव अ लुक एट डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ आप पढ़ चुके हैं अपने स्कूल्स में, और फिर कॉलेज में भी देखा आपने डिमॉर्गन्स लॉ। और लेट्स रिलेट दिस विद सेट थ्योरी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ है जी? दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा था ए बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ये सबको याद है ये? ठीक है, ए बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। सो रिलेट दिस विद द सेट थ्योरी। तो ए एंड बी जो है, या ए टाइम्स बी जो है, उसको क्या लिखा हुआ है? सिमिलरली ये दूसरा भी लिखते हैं, इसका जो अदर वर्जन है, ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट टाइम्स बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे ये वाला वर्जन लिखा हुआ है, ये वाला ए विच इज दिस, प्लस की जगह क्या लिखा हुआ है? यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट विच इज दिस। ठीक है, एंड बी कॉम्प्लीमेंट, एंड बी कॉम्प्लीमेंट। so this is a or b whole complement is equal to a complement and b complement. A or b whole complement, which is a union b whole complement, is equal to a complement intersection, which is a logical and operation, b complement. Union is a logical or operation, and is a logical and operation। जो आपने ये पिछले सेशन में देखा कि ये यूनियन जो है दैट इज अ लॉजिकल और, एंड जो इंटरसेक्शन है दैट इज अ लॉजिकल एंड ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा जी, ये उसका छोटा सा प्रूफ है। और फिर हम देखने लगे हैं एक क्विज, इसको भी देख लेते हैं। टू शो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सपोज एक्स बिलोंग करता है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। ठीक है, यानी ए यूनियन बी के अलावा जितनी भी चीज है यूनिवर्सल सेट में, एक्स उसको बिलोंग करता है। इसका मतलब कि एक्स ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अगर वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब वो ए को भी बिलोंग नहीं करता, और यानी उर्दू वाला और यानी इंग्लिश वाला एंड, इसका मतलब अगर इफ एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इट मींस एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, एंड एट द सेम टाइम एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, विच टुगेदर इम्प्लाई दैट, इसका मतलब अगर एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। अगर एक्स बी को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो बी कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस। टू शो A complement intersection B complement is a subset of A union B whole complement. Suppose X belongs to A complement intersection B complement. X belong करता है A complement intersection B complement, ये जो सेट है इसको X belong करता है। इसका मतलब है कि X A complement को भी belong करता है, और क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है यानी कि इंटरसेक्शन ऑपरेशन है, इसका मतलब X A complement को भी belong करता है, एंड एट द सेम टाइम X B complement को भी belong करता है। And if this is the case, it means X does not belong to A. Since it is belonging to A complement, it means it is not belonging to A complement, and it is not belonging to B complement. So X is not an element of A union B, because it is not an element of A and it is not an element of B. It means it is not an element of A union B, जो सेट है उसका एलिमेंट भी वो ये नहीं है। तो अगर X A union B का एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब A union B होल कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट। इट्स वेरी सिंपल एंड important proof, ठीक है, that you can also try using Venn diagram. So let's look at the quiz. So pay your attention. Question: a pizza at Irlanda's is either regular, ये समझो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई ब्रांड है, उसका कोई आउटलेट है, फ्रेंचाइज है किसी की पिज़्ज़ा शॉप की। तो पिज़्ज़ा जो है वो या तो रेगुलर वो देते हैं, या वो स्कान देते हैं। इन एडिशन, तो इसे हमने आर और टी से डिनोट कर लिया। तो एक आर टाइप का पिज़्ज़ा है, एक टी टाइप का पिज़्ज़ा। इन एडिशन ईच स्लाइस में हैव मशरूम्स। अब जो भी एक स्लाइस आप उसमें लेंगे, या उसमें मशरूम हो सकता है, या उसमें अनियन हो सकता है, एज डिस्क्राइब्ड बाय द वेन डायग्राम। तो ये वेन डायग्राम से शो कर दिया आपने। फॉर द सेट स्पेसिफाइड बिलो, शेड द कॉरेस्पॉन्डिंग रीजन ऑफ द वेन डायग्राम। सो वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्विज। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
कि आपने वेन डायग्राम, सबसे पहले तो जो वेन डायग्राम आपको दी गई है ना वो देखो, ठीक है। उसमें ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, ये एम सेट हो गया वो मशरूम्स वाला, ये ओ हो गया सेट, और ये टी हो गया सेट, ठीक है। सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आर सेट क्या होगा, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आर सेट क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, सो आर है जी टी कॉम्प्लीमेंट। टी कॉम्प्लीमेंट क्यों है भाई? टी कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि आपका जो पिज्जा है या वो आर है या टी है। आपका पिज्जा आर है या टी है, ये दो ही ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। तो अगर हम आर देख रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास टी मौजूद है, तो टी के अलावा जितना भी है वो आर होगा, ठीक है। सो टी के अलावा जितना भी है ये टी है, टी के अलावा जितना भी है, यानी कि ये जो डार्क शेडेड पोर्शन है, दैट इज बेसिकली टी कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट का जवाब क्या है? ये डार्क शेडेड जो है, वजह क्योंकि आपके पास दो ही टाइप के पिज्जा हैं, या रेगुलर या टी, आइदर आर और टी, ओनली टू टाइप्स ऑफ पिज्जा, ठीक है। और आपको जो चीज दी गई है वो टी दी गई है, ठीक है। तो आर कौन सा होगा? टी के अलावा जितना भी है, टी के अलावा जितना भी शेडेड एरिया है वो क्या है? दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सेकंड क्या है जी? आपने एम यूनियन ओ बनाना है, एम यूनियन ओ बनाना है, ठीक है। अच्छा इधर देखें जी, ये आपके पास एम है, ये आपके पास ओ है, और आपने इन दोनों का क्या बनाना है? यूनियन, ठीक है। तो यूनियन क्या होगा? जिसमें एम और ओ जो है दोनों मौजूद हो, तो दिस इज द शेडेड पोर्शन, ये एम यूनियन ओ है, एम यूनियन ओ है, यानी एम भी पूरे का पूरा मौजूद है, ओ भी पूरे का पूरा इसमें मौजूद है, इंटरसेक्शन पार्ट भी इसमें आ सकता है, लेकिन एम यूनियन ओ है। नेक्स्ट पार्ट इज एम इंटरसेक्शन ओ। इसका मतलब इन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स देखने, तो एम और ओ का ये जो पार्ट है, दैट इज द कॉमन पार्ट बिटवीन एम एंड ओ, दिस इज एम इंटरसेक्शन ओ। देन वी हैव आर यूनियन एम, आर यूनियन एम। अच्छा आर क्या चीज थी? आर तमाम वो पार्ट था जो कि टी नहीं था, आर तमाम वो पार्ट था जो कि टी नहीं था, यानी टी कॉम्प्लीमेंट। और एम क्या चीज है? एम ये वाला है, ये जो दरमियान में आपको नजर आ रहा है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली ओरल जो है ये वाला। तो वी आर लुकिंग फॉर आर यूनियन एम। तो इसका मतलब आर और एम का हमने क्या लेना है? यूनियन। तो आर में ये वाला पार्ट तो नहीं आता ना टी का, आर में ये वाला पार्ट तो नहीं आता, ठीक है, लेकिन एम में आता है। तो एम जो है वो कवर कर लेगा इस वाले पार्ट को भी, ठीक है। तो आर क्या आता? तमाम वो पार्ट जो कि टी नहीं है। और एम, एम के जाहिर है एम उसके अंदर शामिल ही है, एम का ये वाला पार्ट, लेकिन एम के अंदर ये वाला पार्ट भी शामिल है, तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, लुक एट दिस अगेन, आर यूनियन एम। आर क्या चीज है? ये जो स्क्वायर व्हाइट वाला है ना, ये मैं ऊपर वाला इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि फॉर द रेफरेंस, आर क्या चीज है? ये व्हाइट वाले के अलावा जितना है, ठीक है। अच्छा तो ये तो हो गया आर, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ आर यूनियन एम। और एम क्या है? एम है जी ये चीज, और उसमें ये वाली चीज भी कवर हो जाती है, तो ये वाली चीज भी आपने कवर कर ली, तो दिस इज आर यूनियन एम। नेक्स्ट इज आर इंटरसेक्शन एम। आर क्या था? ये सारा शेडेड एरिया, और अब आपने क्या करना है? इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? एम के साथ। इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ? एम के साथ। तो वो क्या होगा? ये सारे का सारा आर है, तो ये वो वाला पार्ट है, ठीक है, जो आर और एम की इंटरसेक्शन है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये सारे का सारा आर था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो उसकी इंटरसेक्शन। नेक्स्ट इज टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम। नेक्स्ट इज टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम। व्हाट इज टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम? टी कॉम्प्लीमेंट क्या चीज थी? वो तो आर ही था बेसिकली, ठीक है। तो आपने उसका डिफरेंस ले रहे हो किसके साथ? एम के साथ। टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम। सो टी कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है? ऑल ऑफ दिस पार्ट, ये जितना ये वाला शेडेड एरिया था, दिस इज ऑल टी कॉम्प्लीमेंट। हमने इसमें से क्या करना है? हमने इसमें से एम को माइनस कर देना, हमने इसमें से एम को माइनस कर देना। ये सारे का सारा पार्ट जो है इस वाइट बॉक्स के अलावा, दिस इज टी कॉम्प्लीमेंट। और इसमें से हमने क्या करना है? एम को माइनस कर देना। एम क्या चीज है? ये वाली चीज, ठीक है। तो आपने इस वाली चीज को माइनस कर देना, ये चीज पहले ही नहीं है आर के अंदर, ये वाली चीज तो पहले ही आर के अंदर नहीं, अब आपने एम भी माइनस कर दिया। टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम इज व्हाट, ठीक है। टी कॉम्प्लीमेंट में टी कॉम्प्लीमेंट माइनस एम मीन्स ऑल ऑफ दैट, ठीक है, एक्सेप्ट ऑल, मतलब एवरीथिंग इन टी कॉम्प्लीमेंट
except from m, everything in t complement except from m, this is t complement minus m. So ये जो आपके shaded area है, this is t complement minus m. So this was the quiz and I will strongly suggest कि आप इसको खुद से जो है वो दोबारा प्रैक्टिस करें, स्पेशली इस वाले क्विज को अभी. And I will stop here and I will continue inshallah in the next lecture.